जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का हम लोग मतलब भूगोल का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? और इसमें हम लोग संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होता है, उन सब के डेफिनेशन वगैरह सब डिटेल में पढ़ लिया है इससे पहले वाले वीडियोज़ में। आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद उस सबको देख लीजिएगा, ठीक है? अब आइए हम लोग जानते हैं इसमें किसके बारे में, संसाधन नियोजन के बारे में आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। संसाधन नियोजन के बारे में इस वीडियो में समझते हैं। देखिए संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब देखिए संसाधन क्या होता है कि भारत जैसा जैसा हमारा देश भारत है, तो इसमें कितने से आपके 28 राज्य हैं लगभग, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। किसी राज्य में मान लीजिए पानी अधिक मात्रा में है, तो किसी मतलब किसी राज्य में ग्रेफाइट अधिक है, किसी में सौर ऊर्जा की अधिक उपलब्धता है, तो किसी में मान लीजिए पानी की बहुत कमी है। मतलब विविध प्रकार के भारत में संसाधन विभिन्न राज्य में पाए जाते हैं, और कुछ में बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो किसी दूसरे राज्य में उन संसाधनों का क्या होता है, कमी होती है, ठीक है। तो संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि भारत के किसी क्षेत्र में यहाँ पे मान लीजिए पानी की अधिक मात्रा है, और दूसरा राजस्थान जैसे कि मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या है, पानी की बहुत ही कमी है, ठीक है। राजस्थान मान लीजिए वहाँ के पानी की कमी है, तो यहाँ के अधिक संसाधनों का इधर प्रयोग करना, और इसके कुछ जो भी अथी है उसको, मतलब जिस संसाधन का जहाँ उपयोग है वो वहाँ उसको अच्छी तरह से पहुँचाना, और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा परिभाषा है, एग्जाम में पूछेगा संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, तो एक सेकंड, एग्जाम में पूछेगा संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, तो बताइएगा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के लिए किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए जो संसाधन जहाँ है वहाँ मतलब जिस संसाधन की जहाँ कमी है, और किसी राज्य में उस संसाधन की अधिक मात्रा उपलब्ध है, तो वहाँ से उस संसाधन को ले जाकर के उस राज्य में उस संसाधन की पूर्ति करता है, तो इससे क्या होगा, राज्य का या फिर राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। अब आइए इसके आगे समझते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि भारत में विभिन्न विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो ऐसे ही देख लीजिए आपके, जैसा कि आपका झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ऐसे प्रदेशों में क्या है, ऐसे प्रदेशों में खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है, ठीक है। बिहार में आपका चूना पत्थर एवं ग्रेफाइट का जैसे खदानों का भंडार है, ठीक है। तो हाँ, और उसके आगे ये समझते हैं, जैसे कि अब बिहार में ग्रेफाइट चूना पत्थर का भंडार था, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का प्रचुर मतलब क्या है, मात्रा उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर तकनीकी प्रॉब्लम के कारण, पहाड़ी इलाका अधिक होने के कारण उस जल का अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तथा राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुर मात्रा। अब राजस्थान में क्या हम लोग सोलर पैनल लगा करके सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा वहाँ पे हवाएं तेज चलती है, तो पवन ऊर्जा का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास उतना क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाया है कि हम वहाँ के पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें, ठीक है। और वहीं देखा जाए तो मान लीजिए सौर ऊर्जा में तो राजस्थान ठीक है, पवन ऊर्जा में भी ठीक है, लेकिन जल संसाधन के रूप में राजस्थान एकदम ही निर्धन है, क्योंकि वहाँ पे चारों ओर मरुस्थल ही है। कहीं कहीं वही इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, तो उसके तहत वहाँ पे लोगों को पानी पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो भारत में क्या है कि एक राज्य में किसी में मान लीजिए देखिए तो क्या है, भरपूर मात्रा में पानी है, तो दूसरे में क्या है, पानी ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान हो गया, अब राजस्थान में मान लीजिए पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा अधिक है, पानी की कमी हो गई। बिहार में मान लीजिए कि ग्रेफाइड है, चूना पत्थर है, तो इसमें अन्य जैसे चीज़ों की कमी हो जाती है, ठीक है। तो जिस राज्य में मान लीजिए जहाँ जिस संसाधन का उपयोग क्या सदुपयोग किया जा सकता है, उस संसाधन को वहाँ पहुँचा करके उसका सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है, आपका कहलाता है संसाधन नियोजन, ठीक है।
अब देखिए राष्ट्रीय प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तर पर संसाधनों का समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन अनिवार्य है। ठीक है, मतलब क्या कि संतुलन बनाए रखिए। मान लीजिए यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कमी है, तो यहाँ से संसाधनों को यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए। तो यहाँ भी मान लीजिए ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, और यहाँ पे साफ कमी है तो इसको भी कुछ संसाधन मिल जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय और प्रांतीय मतलब राज्य स्तर पर तथा कुछ अन्य स्थानीय स्तर पर संसाधनों का समायोजन एवं संतुलन संसाधन संतुलन के लिए क्या है, संसाधन नियोजन अनिवार्य है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अधिक है तो इसको यहाँ से यहाँ भेज दीजिए, तो ठीक है, तो यहाँ से मतलब जो अधिक था उसको यहाँ भेज दिए, यहाँ कमी थी तो इसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो गई, और इसका जो ज़्यादा माल था, वेस्टेज था, उसको भी इसने कम कर दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संसाधन नियोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग समझते हैं। संसाधन नियोजन के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग कर उस देश को उन्नति के मार्ग पर प्रस्थ किया जा सकता है। अब संसाधन नियोजन के मतलब संसाधन नियोजन के द्वारा किसी भी देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है, जो भी संसाधन है उन संसाधनों का क्या किया जाए, सदुपयोग अगर किया जाए तो उस देश का क्या होगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, अर्थात वह देश क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, अब संसाधनों का हम लोग सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है, पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अब बिहार में सॉरी भारत में आपके 28 राज्य हैं। ठीक है, तो 28 राज्य में आपको पहले सर्वेक्षण कीजिए कि हाँ, किस राज्य में किस संसाधन की प्रचुर मात्रा है और उस राज्य में किस संसाधन की कमी है। फिर देखिए दूसरा कोई राज्य कि उसमें कौन सा संसाधन है, किस संसाधन की कमी है। ठीक है, और वैसे ही 28 राज्य का चेक कीजिए कि 28 राज्य में कौन सा संसाधन अधिक मात्रा में है और किस संसाधन की कमी है। और दूसरा कार्य क्या करना है, दूसरा कार्य करना है कि मानचित्र बनाइए कि कौन कौन से संसाधन कहाँ उपलब्ध है, मतलब किस किस राज्य में उपलब्ध है और कितना उनकी गुणवत्ता है, कितना मात्रा उपलब्ध है। ठीक है, तो यह हो गया आपका सदुपयोग का दूसरा कारण। ठीक है, तीसरा है कि संसाधन विकास नियोजन को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करना। अब मान लीजिए आपने यह कर लिया, ये भी पता कर लिया, सर्वेक्षण कर लिया कि हाँ, मैं इस राज्य में, जैसे कि मान लीजिए बिहार में, ठीक है, कर लिया आपने कि बिहार में चूना पत्थर अधिक है। आपके आपके क्या उत्तराखंड में मान लीजिए पानी अधिक है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पानी अधिक है, राजस्थान में पवन ऊर्जा अधिक है। तो अब इसको सदुपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी संसाधन का सदुपयोग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, 3-4 ठो कार्य करना पड़ता है। पहले तो सर्वेक्षण कीजिए कि किस राज्य में कौन-कौन सा संसाधन उपलब्ध है। ठीक है, दूसरा हमारा कार्य क्या होगा, मानचित्र बनाइए कि उसकी गुणवत्ता कितनी है, मतलब एक शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ, इस राज्य में यह संसाधन उपलब्ध है, इसकी गुणवत्ता इतनी है और इतने मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि उस संसाधन का उपयोग हेतु हमें अपना टेक्नोलॉजी को विकसित करना पड़ेगा। मान लीजिए पवन ऊर्जा का उपयोग करना है आपको राजस्थान में, तो आपके लिए वहाँ पे पवन चक्की लगाना पड़ेगा। ऐसा करके एक पवन चक्की होता है, उसमें इस तरह से पंखियाँ लगी होती है। ठीक है, इस यही हवा चलेगा तो ये पंखियाँ इधर इधर सब नाचेंगी, तो क्या होगा, इससे बिजली उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए वहाँ पे सौर्य ऊर्जा भी अधिक है, तो सौर्य ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, सौर्य ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रिक ऊर्जा के रूप में करके विद्युत कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कार्य संसाधन को खोजिए कि किस किस राज्य में कौन कौन सा संसाधन है। ठीक है, दूसरा है कि मानचित्र बनाइए और उस पर दर्शाइए, और तीसरा है कि उस लायक टेक्नोलॉजी विकसित कीजिए। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग किसी भी देश के, किसी भी राज्य के संसाधनों का नियोजन करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि हमारे देश में अब ये तो विश्व स्तर पर का बात है। ठीक है, विश्व स्तर पर भी ये चीज़ें होती हैं और हमारे देश भारत में भी इस चीज़ पर कार्य किया गया है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में पंचवर्षीय योजना जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने लॉन्च किया था, उसी में भारत सरकार ने क्या किया था, संसाधनों का नियोजन करने पर बल दिया था, मतलब उस पर फोकस किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ जाना संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन में कुछ नहीं है, आपको बस सिंपल सा बात याद रखिएगा कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, मतलब विवेकपूर्ण उपयोग करना मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे उपयोग करना, सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है, आपका संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन नियोजन क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं, संसाधन नियोजन जान लिए, अब संसाधन संरक्षण जानते हैं। अब देखिए
लोगों को क्या लगा कि जितने भी संसाधन है वह क्या है, प्राकृतिक द्वारा गॉड गिफ्टेड है, सब संसाधन है। तो लोगों ने संसाधनों का क्या किया, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे कि मान लीजिए पानी मिल गया, ढेर सारा पानी, तो लोग को 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, तो वहाँ पे वो लोग 2 बाल्टी पानी का यूज करेंगे। मान लीजिए किसी को मतलब जितना भी आपको संसाधन मिला है उन सब का लोगों ने क्या किया, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको मान लीजिए 1 बाल्टी से नहाना है, पानी आपको तो फ्री में मिल गया है, तो सोचिएगा 1 बाल्टी क्या, अरे 2 बाल्टी नहा लो, 3 बाल्टी नहा लो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करने लगे, संसाधनों का दुरुपयोग करने लगे। और संसाधनों को जानते ही आप दुरुपयोग कीजिएगा तो एक ना एक दिन पानी खत्म हो जाएगा, या फिर जो भी संसाधन है वह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए क्या शुरू किया गया, उसी के लिए शुरू किया गया संसाधनों का संरक्षण। अब आइए जानते हैं संसाधनों का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, संसाधनों का नियोजन करना एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कोई पूछे आपसे संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो संसाधनों का नियोजन करना एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। अब और यदि संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जाए तो देखिए क्या होगा, संसाधनों का अगर हम लोग संरक्षण नहीं करते हैं तो विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म होगा। इन समस्याओं को समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर क्या संरक्षण की आवश्यक है। अब देखिए, हम लोग संसाधनों को यदि संरक्षण नहीं करेंगे तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, और संसाधन खत्म होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। पानी सारा आप खत्म कर दीजिएगा, पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। आप मान लीजिए नहाने के लिए 4 बाल्टी यूज कर रहे हैं, तो इस तरह क्या होगा, संसाधन खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया, संसाधनों का संरक्षण शुरू किया गया। और उस संदर्भ में विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के आपके आंदोलन चलाए गए। जैसे कि आइए कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है आंदोलन, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मेघा पाटेकर नाम के एक मतलब व्यक्ति हैं, उनके द्वारा क्या चलाया गया, नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया। तो यह संसाधनों के संरक्षण से रिलेटेड था। तो पूछा जाए नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बताइएगा मेघा पाटेकर द्वारा, ठीक है। चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। यह नर्मदा नदी के बचाने के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन किसके लिए किया गया था, लकड़हारे जो थे वह पेड़ को काट रहे थे, ठीक है, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया। जो भी लोग थे जा करके पेड़ों को पकड़ करके खड़े हो जाते थे, ठीक है, और बोलते थे कि पेड़ को काटने से पहले आकर के आप मुझे काटो, उसके बाद पेड़ को काटना। तो इस आंदोलन का क्या नाम दिया गया, चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए लोग, और पेड़ों की कटाई कुछ कम हुई, लेकिन अभी बहुत हद जारी है, ठीक है। अगर चिपको आंदोलन इन्होंने नहीं शुरू किया होता तो क्या होता, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती, ठीक है। तो इससे विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती। अब संदीप पांडे थे, इन्होंने वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार शुरू किया। यानी जो बारिश होती है तो उसमें जो पानी गिरता है ऊपर से, ठीक है, उसको इन्होंने बोला कि संचित कीजिए, कहीं पर तालाब वालाब खोनिए, उसमें उसको संचित कीजिए, और उसको उसी से अपने जो भी कृषित भूमि है उस सब का विस्तार कीजिए। उसी पानी से क्या कीजिए, खेतों का सिंचाई कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं बोरिंग कर देंगे, ठीक है, और उसमें से पानी उस पे यहाँ पे बोरिंग मशीन डाल देंगे, यहीं से खेतों को पटाना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पीने लायक जो पानी है उसका हम लोग दुरुपयोग करेंगे, ठीक है, सिंचाई के कार्यों में। तो इन्होंने कहा कि जो बारिश हो रही है उस पानी को आप लोग संचित कीजिए, और उससे अपना सिंचाई वगैरह जो भी कृषि कार्य है उससे कीजिए, ठीक है। तो यह सभी कुछ प्रमुख कार्य मतलब आपके आंदोलन थे संसाधनों के संरक्षण से। तो ठीक है, प्रमुख इन 3 आंदोलनों को आप लोग याद रखिएगा, यही 3 को आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नर्मदा बचाओ अभियान, चिपको आंदोलन और वर्षा जल संचय याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ अभियान में मेघा पाटेकर द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन, और संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार करना, ठीक है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का भी एक कथन था। इस मतलब संसाधनों का संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। मतलब हम अपने अगर संसाधनों का सदुपयोग करें तो हमारे पास उसका यूज करने के लिए बहुत सारा चीज़ें है सदुपयोग के लिए, लेकिन उसके यदि दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग जानते हैं कि संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मेलन किए गए। जैसे कि संसाधनों को बचाने के लिए मान लीजिए तो हाई इसके ऊपर आपने ये सब जो देखा था, ये सब हमारे भारत के अंतर्गत ही अंदर ही किया गया था ये सब, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो उस पर भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं संसाधनों को संरक्षित करने के लिए। तो कौन कौन से कार्य किए गए हैं, आइए देखते हैं।
विश्व स्तर पर ये निम्न सम्मेलन किए गए, जैसे कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था 1978 में। तो इसमें संसाधनों के संरक्षण का वकालत इसने किया था क्लब ऑफ रोम ने, ठीक है। स्माइल इज ब्यूटीफुल एक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, उस 1974 में। उसमें मतलब महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख किया गया था, ठीक है, संसाधनों का संरक्षण के लिए, ठीक है। और ब्रुनलैंड आयोग द्वारा 1987 में प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर रहा, ठीक है। तो ब्रुनलैंड आयोग जो था ये कब आया था आपके 1987 ईस्वी में। यह भी लोगों को आंख खोलने में बहुत कारगर हुआ था संसाधनों को संरक्षण में। स्माइल इज ब्यूटीफुल यह पुस्तक भी काफ़ी यूजफुल हुई संसाधनों के संरक्षण में। और क्लब ऑफ रोम ने सर्वप्रथम 1978 ईस्वी में क्या किया था, शुरू किया था संरक्षण इस पर वकालत करना, ठीक है, संसाधन के संरक्षण में। तो देखिए यह जो डेट वाला चीज़ है, इन सब पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, कॉपी में इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि ब्रुनलैंड आयोग कब हुआ था, ठीक है। स्माइल इज ब्यूटीफुल बुक कब आई थी, ठीक है। और क्लब ऑफ रोम अपना वकालत कब शुरू किया था। यह सब जो इम्पोर्टेंट डेट है यह सब अब आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऊपर का है 3 गो तो और इम्पोर्टेंट है कि ये मतलब पूछ देता है किसी भी सब्जेक्ट में आपका पूछ देगा, या कॉम्पिटिटिव में भी कि मेघा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान, मतलब नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था, चिपको आंदोलन किसने किया था, वर्षा जल वाला, ठीक है। तो ये सब आपको बताना नहीं पड़े, लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब आगे हम लोग जानते हैं इसके बाद क्या, सतत विकास के बारे में, कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास के बारे में आपने अगर डिटेल में नहीं जाना है तो आपको मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 10th का, उसमें सतत विकास के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा सतत विकास के बारे में आइए समझ लेते हैं। एक सेकंड देखिए, सतत विकास क्या है आइए समझते हैं। सतत विकास का अर्थ सीधा सीधा है कि देखिए फ्यूचर यानी भविष्य को, एक मिनट, हाँ, सतत विकास का मतलब है कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, उसको बिना क्षति पहुंचाए, बिना किसी क्षति पहुंचाए संसाधनों का सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। मतलब हम संसाधनों का अभी उपयोग करें, क्या करें, उपयोग उपयोग करें, लेकिन इस उपयोग से जो हमारी भविष्य में पीढ़ी आने वाली है उसे किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। तो इस प्रकार के विकास को क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास कहेंगे, ठीक है। और इसके बारे में हमने डिटेल में इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में अच्छा से बताया है, ठीक है। तो उसका भी नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज का अपना ये जो अर्थशास्त्र का, सॉरी, हमारा भूगोल का जो फर्स्ट पार्ट है, चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसको आज इसमें समाप्त कर देंगे। और अगले वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संसाधन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पूरा मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से ही अपना टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। सारा टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक का रिलेटेड है, ठीक है। तो एक भी टॉपिक छोड़िएगा मत, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अभी आपने तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ये फैक्ट जाने थे, क्लब ऑफ रोम के बारे में, स्माइल इज ब्यूटीफुल के बारे में जानना था, और इसके अलावा भी कुछ सम्मेलन किए गए हैं तो उसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में क्या था, आपको समझाने लायक कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब जो समझाने वाला लायक था उसको तो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। और इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट है, मतलब जो चीज़ें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं वही है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बस कॉपी में नोट कर लेना है इन सभी डेट को और याद कर लेना है, यह आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट कम आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसमें समझाने लायक क्या है कि मैं आपको समझाऊं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, आपसे पूछा जाए तो यह हुआ था आपको 3 से 14 जून 1992 में हुआ था, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो यह शुरू हुआ था आपका 3 जून को, और जो आपका 14 जून तक चला था, कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ठीक है। इसको शुरू किसने किया था, तो इसको शुरू किया था रियो डी जेनेरो ने शुरू किया था, ठीक है। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों से लगभग कितने 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता इत्यादि कार्यों पर क्या किया गया था, समझौता किया गया था, ठीक है।
तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। यह स्टार्ट हुआ था 3 जून को और चला था कितना में, 14 जून तक चला था। 1992 में यह सम्मेलन हुआ था। इसमें विकासशील और विकसित देशों से 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह विश्व में संसाधनों से होने वाले हानियों पर इसमें चर्चा किया गया। जैसे कि संसाधनों के दुरुपयोग से क्या हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, वनों का कटाई अधिक हो रहा था, तो वन संरक्षण पर भी संकट आ गया था, जैव विविधता पर संकट आया था। एजेंडा एजेंडा 21 एवं रियो, ये सभी क्या था, इसका मुख्य टॉपिक थे। ठीक है, प्रथम विश्व सम्मेलन का, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको डेट याद रखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो हुआ था आपको 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, तो 178 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। ठीक है, दूसरा आता है कार्यक्रम 21, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एजेंडा 21। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं जानना है आपको, बस याद रखिएगा कि इसमें क्या किया गया था, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब किस लिए किया गया था, तो इसमें मतलब किया गया था कि पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों में विश्व में जो खर्चे होंगे पर्यावरण को संरक्षित रखने में, उसी के लिए किया गया था विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना। कब किया गया था, तो एजेंडा 21 कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा नेक्स्ट मतलब पॉइंट हमारा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 जून से 27 जून 1987 तक हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 23 से 27 जून 1987 1997 तक, मतलब 97 में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछा जाए आपसे तो बताइएगा, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, और यह इसके लिए 5 वर्ष बाद आयोजन हुए थे। ठीक है, इसलिए इसे +5 सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह आपका जो था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यह 23 से 27 जून 1997 तक चला था, 97 में हुआ था। ठीक है, और इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सब को भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें समझाने लायक कुछ नहीं होते हैं, इसलिए अधिकांश टीचर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यह इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बताना मैं आवश्यक समझा। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन आपको दिसंबर 1997 में हुआ था। ठीक है, पूछा जाए क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो बताइएगा दिसंबर 1997 में। ठीक है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए यह सम्मेलन जापान के टोक्यो में किया गया था। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में किया गया था। ठीक है, एक सेकंड, जापान में किया गया था। जापान के एक शहर है कहाँ, टोक्यो, जहाँ अभी ओलंपिक वाला गेम हुआ था वहीं किया गया था इसका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, जापान के टोक्यो में। कब हुआ था, दिसंबर 1997 में। किस लिए हुआ था, तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जानते हैं कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपका, एक सेकंड, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से लेकर के 4 दिसंबर तक चला था। ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से लेकर 4 दिसंबर 2002 तक चला था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाले पॉइंट्स नहीं थे। जो पॉइंट्स थे आपके न्यूमेरिकल थे और फैक्ट थे। तो फैक्ट को तो आपको पता ही है, थोड़ा सा दिमाग में मतलब रखना पड़ता है। ठीक है, तृतीय सम्मेलन आपके 26 अगस्त से 4 दिसंबर 2002 तक चला था। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से अपना नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ठीक है, क्या जानेंगे, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। तो कल का वीडियो आप लोग देखना भूलिएगा मत। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आया होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।